क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इंपीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में एल है, सी है और आर है, और उनके इंपीडेंस को ऐसे दिखाया जाता है, ये एक्सएल है, ये एक्ससी है, और इन तीनों फेजर का, इन तीनों वेक्टर का जो समीशन है वो आता है हमारे पास एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आती है हमारे पास जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू हमें मिल जाती है ऑप्शन नंबर डी में, यही हमारा सही आंसर है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे। अनअकैडमी पे एक बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन इस वक्त चला हुआ है, अनअकैडमी सुपर 20, ठीक है ना। ये एक इस टाइप का प्रोग्राम है कि इसमें आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। और ये टेस्ट की डेट है, 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स का होगा, 7 बजे होगा। प्रैक्टिस टेस्ट दिसंबर 7 को, फिजिक्स दिसंबर 10 को, केमिस्ट्री दिसंबर 11 को, मैथ्स दिसंबर 12 को। अगर इन टेस्ट में आपकी रैंक टॉप 500 में आती है, ठीक है ना, तो आपके पूरे चांस बनते हैं कि आपको 2 दिन की इन पर्सन मीटिंग के लिए बूट कैंप में बुलवाया जाएगा, जिसका पूरा खर्चा अनअकैडमी उठाएगी, ठीक है ना। पूरा एक्सपेंस अनअकैडमी बेयर करेगी, ठीक है ना, अगर आप टॉप 500 रैंकर्स में आते हो। अब इस बूट कैंप में क्या होगा, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 और बहुत सारे टॉपर जो हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और जो टॉप स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे इन पर्सन मिलने का मौका मिलेगा। आप अपनी क्वेरीज, अपनी प्लानिंग सब कुछ वहां पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और ऐसा ही नहीं है कि आपको बस इतना ही मिलेगा, यहां पे अगर आप इसमें बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करते हो तो आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलेगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, अगर आपकी रैंक 1 से 20 आती है तो आपको सब्सक्रिप्शन 100% फ्री है। ये 21 to 40 आती है तो 25% फ्री है, और फिर ये 15% फ्री है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे यहां पे अवार्ड्स हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए और कोड डालना मत भूलिएगा, एनकेसी सर लाइव, ठीक है बच्चों। और आपको यहां पे मैकबुक भी मिल सकता है, आईपैड भी होगा, एयरपोर्ट्स भी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास। नवंबर 30 से लेकर दिसंबर 12 के बीच में ये टेस्ट फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर एक पूल के जरिए आपको लकी ड्रॉ के हिसाब से मिलेगा कि टॉप 500 स्टूडेंट्स में से टॉप 20, मतलब जो लकी ड्रॉ में आएंगे बच्चे 20, उनको वहां पे बूट कैंप अटेंड करने का मौका मिलेगा। ओके, अब बच्चों कुछ और ऑफर्स हैं। अगर आप 6 मंथ की प्लान लेते हो तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, और आप अगर 18 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। When an alternating voltage E is equals to E naught sin omega t is applied to a circuit, a current this much flows through it. तो एवरेज पावर पूछ रहे हैं डिसिपेटेड। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। फाई क्या होता है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में फेज का डिफरेंस। तो आर एम एस जो हमारे पास वोल्टेज है वो कितना है आपके पास, ई नॉट बाई रूट 2 के बराबर, और आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, आई नॉट बाई रूट 2 के बराबर, इंटू कॉस ऑफ फेज का डिफरेंस। फेज का डिफरेंस मतलब साइन के अंदर जो एंगल लिखा है उनका डिफरेंस। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में ओमेगा टी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, और कॉस 90 बेटा कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब आ गया आंसर आपके पास 0। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू 0। एवरेज पावर कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू 0। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका और है, देख सकते हैं यहाँ पे कि करंट जो है वो लीड कर रहा है पाई बाई 2 से, किसको, वोल्टेज को। तो करंट लीड करता है पाई बाई 2 कब, जब प्योर कैपेसिटर लगाया जाता है। तो प्योर कैपेसिटर यहाँ पे लगाया हुआ है एक एसी सप्लाई के अक्रॉस, ये सर्किट है, ये हमने पहचान लिया इक्वेशन से, और इसमें एवरेज पावर तो 0 ही होती है। पहली हाफ साइकिल में चार्ज होता है, दूसरी हाफ साइकिल में ये डिस्चार्ज होता है। ये कहानी यहाँ पर होती है, चार्ज डिस्चार्ज। एक साइकिल में एवरेज पावर निकालें तो 0 के बराबर आती है। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें, एक करंट कैरिंग वायर है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। वेल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन। तो जब एक वायर को, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो होता है ILB साइन थीटा के बराबर। तो हम करंट को छेड़ नहीं रहे हैं, लेंथ को छेड़ नहीं रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को छेड़ नहीं रहे हैं हम, लेकिन थीटा को छेड़ रहे हैं। हम उसका ओरिएंटेशन देख रहे हैं कि किस ओरिएंटेशन पर इसको रखें जिससे फोर्स लगे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स लगने के लिए साइन थीटा को भी मैक्सिमम लगना होगा। साइन थीटा को मैक्सिमम लगना होगा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 होनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है
कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख लीजिए, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उसका लेंथ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 20 का सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। Voltage across a resistor, an inductor and a capacitor connected to series are 20, 15 and 30 respectively. The resultant voltage in the circuit. तो हमने ये फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ है कि टोटल वोल्टेज यदि निकालना है तो होता है किसके बराबर, VR प्लस VL प्लस VC। ये सब टाइम डिपेंडेंट वैल्यू होती हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग इनकी वैल्यू होती है। तो इनको जोड़ने का तरीका होता है फेजर वाले तरीके से इनको जोड़ते हैं और इनका रिजल्टेंट हमें मिलता है V टोटल इज इक्वल्स टू, ये फेजर है बेटा, ये ठीक है, ये फेजर है, इस वाले फेजर का सम प्लस इस वाले फेजर का सम, और इसका फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल स्क्वायर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे VR का स्क्वायर देखिए कितना है, यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस ये है, इंडक्टर के अक्रॉस ये है, कैपेसिटर के अक्रॉस ये है, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर यानी कि 100 VL माइनस VC यहाँ पे R के अक्रॉस है तो ये 400 आएगा, 400 एंड दिस माइनस दिस का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 225 का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 625 कितना आ जाएगा आपके पास 25 वोल्ट के बराबर। तो टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके बराबर है, 25 वोल्ट के बराबर। तो जैसे वोल्टेजेस ऐड होते हैं वैसे ही इनके रिएक्टेंसेस भी ऐड होते हैं। रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस जिसको इंपीडेंस कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आंसर यहाँ पे तो आ गया हमारा 25 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में आपको दिया है कि इन अ डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे मान लीजिए एक सर्किट है आपके पास, डीसी सर्किट, जिसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, बहुत ही सिंपल सर्किट में मान रहा हूँ, ये बैटरी है यहाँ पे। तो बैटरी से जो करंट है वो ऐसे निकलता है बाहर से, और अंदर जो करंट है वो होता है ऐसे। तो बैटरी के यदि बाहर देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट है, लेकिन बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं कि बाहर जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और अंदर यदि बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो अंदर पहले पूछा है तो अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव, और बाहर जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q at distance small r is E. Then the magnitude of electric field due to uniformly charged thin spherical shell of radius capital R with total charge q at a distance r by 2 where r is greater than capital R will be equal to। तो यहां से एक शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ही लिया इन्होंने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे 2q चार्ज है हमारे पास, और डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं लिख सकता हूं किसके बराबर होगा, k इंटू 2q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आगे आपके पास ये 2kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में से मान लेता हूं। अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल शेल की। एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो q के बराबर है। टोटल चार्ज जो है इस पर वो q के बराबर है, और डिस्टेंस r by 2 which is very far away from the center, और वो रेडियस से काफी ज्यादा है, यानी कि आउटसाइड पॉइंट पर आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये याद रखिए, यदि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल बॉडी है, चाहे स्फेरिकल शेल हो, चाहे स्फेरिकल स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, चाहे वो एक पॉइंट चार्ज हो, तो इनके बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबके फॉर्मूले सेम रहते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो पॉइंट चार्ज की वजह से एट सेंटर जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला इस शेल की वजह से होगा। यदि यहाँ पे सॉलिड स्फीयर भी होता तो भी बाहर वाला पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता kq बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूंगा मैं, E डैश इज इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। r बाई 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, r स्क्वायर बाय 4। तो ये 4kq बाय r स्क्वायर है E डैश की वैल्यू, और ये 2kq r स्क्वायर
किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि ये वाली क्वांटिटी को 2 टाइम्स कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। सो ई डैश इज नथिंग बट 2 टाइम्स ई, 2 टाइम्स ई। आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर सकते हैं। 23 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24 की यदि बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 0.2 गॉस whereas its total magnetic field is 0.4 gauss, the angle of dip at the place is equal to, angle of dip हमें बताना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मरीडियन होती है, मैग्नेटिक मरीडियन में निडल ऐसे पॉइंट करती है मैग्नेटिक मरीडियन में, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है पॉइंट करती है। बीई मान लिया इस तरफ है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है बीई कॉस डेल्टा के बराबर। ऑफ कोर्स ये जो है एंगल ऑफ डिप है, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है बीई साइन डेल्टा के बराबर। तो हमें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है बी एच इज इक्वल टू, ये होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस ऑफ डेल्टा। तो बी एच की वैल्यू दी हुई है हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.2 गॉस इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 गॉस इंटू कॉस ऑफ डेल्टा। तो जी से जी चला गया और ये आ गया आपके पास कॉस डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, और ये कब हो सकता है, जब डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर हो, 60 डिग्री के बराबर हो। तो एंगल ऑफ डिप हमें मिल जाता है 60 डिग्री के बराबर। एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बाद आगे चलते हैं 24 का सी आने के बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर in 0.04 second. The mutual inductance between the two coils is half Henry. The induced EMF in the secondary coil is equal to. तो हम जानते हैं कि जब दो कॉइल्स के बारे में बात करते हैं तो पहले कॉइल में करंट चेंज करने पर दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज हो जाता है और म्यूचुअल इंडक्शन इसे कहा जाता है। तो फाई इन सेकंड इज इक्वल टू m इंटू I1 लिख सकते हैं। डेल्टा फाई 2 बाय डेल्टा टी हम लिख सकते हैं इसे m इंटू डेल्टा I1 बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ m इंटू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो हमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है इज इक्वल टू, पहले m की वैल्यू रख दीजिए विच इज हाफ, इंटू चेंज इन करंट कितना आया है, 7 से 3 हो गया है तो 4 एम्पियर का चेंज आया है, डिवाइड बाय डेल्टा टी है 0.04 यानी कि 4/100। तो 4 से 4 गया, 2 से चला गया 50 बार, तो आंसर आ गया आपके पास 50 वोल्ट के बराबर, 50 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए लाइंग पैरेलल ऑन XY प्लेन एट Z इज इक्वल टू ए। Z इज इक्वल टू ए पर ये स्क्वायर शीट रखी हुई है, ए इसका साइड लेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है CZ² के कैप के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है शीट की वजह से कितना जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट्स का है थोड़ा बहुत ध्यान जो है आपको होना चाहिए कि क्या होते हैं 3D प्लेन्स, कैसे हम 3D में प्लॉट करते हैं किसी स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे एक्सिस मान लेता हूँ। ये 3 एक्सिस है हमारे पास। ये मान लीजिए आप y के बराबर है, ये हमारे पास x के बराबर है, और ये हमारा z एक्सिस है। XY प्लेन, XY प्लेन का मतलब ये हो गया, XY प्लेन का मतलब ये हो गया कि कुछ इस तरीके से शीट रखी हुई है, इस तरीके से शीट जो है वो रखी हुई है, और इसका Z कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, Z इज इक्वल टू A के बराबर है, Z इज इक्वल टू A के बराबर है। यानी कि एक शीट इस तरीके से रखी है जिसका साइड लेंथ भी A के बराबर है, साइड लेंथ जिसका A के बराबर है। समझ गए ना? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि एक शीट है, ये मान लीजिए स्क्वायर शीट है, तो ये XY प्लेन में रखी हुई है और इसका Z कोऑर्डिनेट जो है A के बराबर है, इस तरीके से रखी हुई है। आगे दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो CZ² के कैप के बराबर है। Z का मतलब है Z कोऑर्डिनेट, तो यानी कि Z की अलग अलग वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, और वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, के कैप डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू CZ² के कैप, CZ² के कैप। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रहा है।
like this, like this, like this, like this, like this, like this, इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूं कि बिकॉज z इज इक्वल टू a वाले पॉइंट पर पूरा सरफेस हमें मिल जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पर्टिकुलर जगह पर, इस शीट के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, E इज इक्वल टू C इंटू Z का स्क्वायर, Z की वैल्यू हर जगह A के बराबर है, तो C इंटू A स्क्वायर, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रहा होगा, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस से पास हो रहा होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेनर सरफेस है, एरिया वेक्टर इसका है ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो मैं फ्लक्स यहां पे लिख सकता हूं सिंपली B इंटू A इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, सॉरी E इंटू A इंटू कॉस 0 डिग्री, E की वैल्यू है CA स्क्वायर, एरिया है हमारे पास A स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू है 1 के बराबर, तो आंसर आ जाता है C A रेज़ टू द पावर 4। C A रेज़ टू द पावर 4 हमारा आंसर होगा, C A रेज़ टू द पावर 4, तो ऑप्शन नंबर A सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है A। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया है कि तीन चार्जेस हैं Q, -Q and Q naught आर प्लेस्ड एट शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑफ ऑन द चार्ज Q naught एट पॉइंट O इज इक्वल टू, तो A पॉइंट पर आपको बताना है कि नेट जो आपके पास फोर्स जो है कितना लग रहा होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो ये आप देख लीजिए, आपके पास ये चार्ज है Q, ये आपके पास है -Q, ये डिस्टेंस इस चार्ज की, इन दोनों चार्जेस की A है, इन दोनों चार्जेस की डिस्टेंस आपस में A है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो इसको रिपेल करेगा, तो आंसर आएगा आपके पास फोर्स का Q नॉट डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा Q नॉट डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है आपको मिलने वाला है इस डायरेक्शन में, और वो रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स Q नॉट डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। तो ये हमें नेट फोर्स मिल जाता है इस चार्ज के ऊपर ड्यू टू दिस एंड दिस। आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स Q नॉट बाय A स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है C, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि बात करें, a plus 3 nanocoulomb charge Q is initially at rest at a distance of r1 is equals to 10 centimeter from a plus 5 nanocoulomb charge Q fixed at the origin। तो origin पे एक चार्ज है प्लस 5 नैनोकूलम, उससे 10 सेंटीमीटर दूर है हमारा दूसरा चार्ज प्लस 3 नैनोकूलम। द चार्ज कैपिटल Q is moved away from Q to a new position at r2 is equals to 15 centimeter। In this process work done by the field is equal to। तो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना दिया, y-x बना दिया। ऑरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है, ऑरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस 5 नैनोकूलम, प्लस 5 नैनोकूलम यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है ऑरिजिन पर। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक दूसरा चार्ज है प्लस 3 नैनोकूलम, प्लस 3 नैनोकूलम हमारे पास एक दूसरा चार्ज है, और जो यहाँ से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, और इसकी वैल्यू है प्लस 3 नैनोकूलम। ये कैपिटल Q है और ये स्मॉल q है। द चार्ज कैपिटल Q इज मूव्ड अवे फ्रॉम स्मॉल q टू अ न्यू पोजीशन एट r2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ये ऐसे मूव करता है जिससे इसकी डिस्टेंस जो है वो हो जाती है 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप कहीं भी मान लीजिए, कहीं भी जाता है ये, लेट्स से यहाँ चला जाता है और डिस्टेंस इसकी हो जाती है इस चार्ज से 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि वर्क डन किसके द्वारा पूछा गया है, वर्क डन पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, और हमें फॉर्मूला पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं कह सकता हूँ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसका मतलब ये हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो पूरे सिस्टम की है इन दोनों की Q1 Q2 बाय R, और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है Q1 Q2 बाय R, उनका डिफरेंस हमें लेना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, K और Q1 Q2 को तो आप बाहर ले सकते हैं, 1/R इनिशियल माइनस 1/R फाइनल कर दीजिए। तो K की वैल्यू है हमारे पास 9 × 10 to the power 9। चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 या 15 15 × 10 to the power -18
और Q1 Q2 आ गया 1 अपॉन आर इनिशियल, 1 अपॉन आर इनिशियल, 1 अपॉन आर इनिशियल कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा आपके पास से 10/100 माइनस 1 अपॉन आर फाइनल, आर फाइनल कितना है 15/100, 15/100, 15/100। तो बस इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। सो 15 और 9, 15 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -9, ये बन जाएगा आपके पास 100, जहाँ से अंदर ले लीजिए, 100 को बाहर ले लीजिए, सॉरी। सो 15 - 10 5/150, 5/150। तो यहाँ देखिए एक 0 से एक 0 चला जाएगा, 15 से 15 चला जाएगा, और एक 0 से ये बन जाएगा -8। सो 5 और 9 45, 45 इंटू 10 टू द पावर -8 आपको मिल जाएगा। तो इसको 4.5 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल भी लिखा जा सकता है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। एक चीज मैं आपको और बताऊं, ऐसे सवाल जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्कडन निकालना है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्कडन निकालना है, उसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये प्लस वाला सही है, माइनस वाला सही है। तो इसको या तो आप बिल्कुल बिल्कुल कोई गलती ही ना करें, तब आपका आंसर सही आएगा, या फिर आप एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे होता है कि भाई आप पासवर्ड डालेंगे तो आपको OTP भी डालना होगा। तो आप वैसे देख लीजिए, एक दूसरा तरीका और है इसको देखने का, कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिक्स्ड है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है उसको दूर ले जाया जा रहा है। तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इसको ऑलरेडी धक्का दे रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो चाहेगा ही कि भाई तू निकल यहां से, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसको ऑलरेडी रिपेल करना चाहता ही है। तो इसको यहां से आगे जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स पूरे रास्ते किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका वर्कडन पॉजिटिव आता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्कडन यहां से यहां जाने में पॉजिटिव ही रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा। तो पॉजिटिव वाला आंसर ही सही होगा। तो ये तो हम पहले ही देखते ही उड़ा सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है। आंसर विल बी इक्वल टू डी। सो 28 का आंसर आ जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। कार की बैटरी है उसे चार्ज किया जाता है 12 वोल्ट सप्लाई से, और एनर्जी स्टोर जो आती है इसमें 7.2 इंटू 10⁵ जूल के बराबर है। तो चार्ज पास कितना हुआ होगा बैटरी से, मानते हुए कि 100% एफिशिएंसी है इस बैटरी की, जितना चार्ज दे रहे हैं उतनी चार्ज मिल रहा है, जितना एनर्जी दे रहे हैं उतना एनर्जी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि U stored इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसे लिख सकते हैं डेल्टा U, इसे लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा B। तो इतने वोल्टेज के अक्रॉस 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस होने के बावजूद इन्होंने कितना जो है कुछ चार्ज जो है स्टोर करवाया होगा, जिसकी वजह से एनर्जी इसमें स्टोर हो चुकी है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जो हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट है, यानी कि हम इंसान या जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, उससे वो एक्सटर्नल एजेंट है, उससे हमने चार्ज कर दिया है इस बैटरी को, यानी कि हमने चार्ज फ्लो करवाया है 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। तो यहाँ से स्टोर्ड एनर्जी है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू लेट्स से Q के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 के बराबर। सो 12 से चला गया 0.6 टाइम्स, सो 6 इंटू 10 टू द पावर 4 हमें मिल जाता है चार्ज हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे चार्ज पास्ट की जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ जूल क्या लिखा है, ठीक। तो 29 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए।